हाय गाइस, कैसी हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वीरा को देखकर वंश जो कॉफी पी रहा था उसकी सारी कॉफी अचानक से मुंह से बाहर आ गई। वहीं वीरा मुस्कुराते हुए वंश को देख रही थी। वंश ने मन ही मन कहा, ये डायन यहाँ पर क्या कर रही है? इससे पहले कि वो और कुछ सोचता वीरा अदा से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था। सिंपल कपड़ों में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए भी उसकी खूबसूरती में खो गया, पर दूसरे ही पर यह याद आते हैं कि इस लड़की ने उसके साथ क्या किया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं उसका गुस्से से लाल और हैंडसम चेहरा देखकर वीरा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ भी कहो, बंदा है बड़ा हैंडसम। वीरा अपने कदम वंश की तरफ बढ़ा रही थी। वही वीरा को अपनी तरफ आता देख वंश ने मन ही मन कहा, कहीं ये चुड़ैल और कुछ तो नहीं करना चाहती। तभी उसके पास अचानक से वीरा आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि बंद कुछ सोचता भी रानी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसे हो हैंडसम, क्या मुझे भूल गए? उसने काफी सेडिक्टिव तरीके से कहा। वंश ने अपना थूक भटकते हुए गुजरात की तरफ देखते हुए कहा, देखो मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मुझे तो करनी है, तुम हो ही इतने हैंडसम कि तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता। तुम नहीं जानते, जब से तुम्हें देखा है दिल में उथल पुथल मच गए हैं और दिल अब सिर्फ तुम्हें देखने को चाहता है। देखो, आज मेरे दिल की मुराद भी पूरी हो गई। तुम मेरे सामने खड़े हो, क्या खाकर पैदा किया था तुम्हारी मम्मी ने जो इतने हॉट बंदे पैदा हो गए तुम? वंश ने गुस्से से कहा, कितनी बेशरम हो तुम? वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो मुझे पता है, पर तुम कितने शर्मीले हो। दिल करता है तुम्हें कच्चा खा जाओ, वह भी बिना नमक लगाकर। वीरा की बात सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, बेशर्म लड़की, जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती एक शरीफ घर के लड़की के साथ इस तरह की बातें कर रही हो? वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सामने तुम जैसा हैंडसम बंदा हो तो किसी की भी नियत बिगड़ जाए, फिर तो मैं पहले से ही बिगड़ी हुई हूँ तुम्हारे हिसाब से, तो फिर मैं गलत क्या कर रही हूँ? वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय गाइस, कैसी हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। हाय गाइस, कैसी हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वीरा को देखकर वंश जो कॉफी पी रहा था उसकी सारी कॉफी अचानक से मुंह से बाहर आ गई। वहीं वीरा मुस्कुराते हुए वंश को देख रही थी। वंश ने मन ही मन कहा, ये डायन यहाँ पर क्या कर रही है? इससे पहले कि वो और कुछ सोचता वीरा अदा से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था। सिंपल कपड़ों में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए भी उसकी खूबसूरती में खो गया, पर दूसरे ही पर यह याद आते हैं कि इस लड़की ने उसके साथ क्या किया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं उसका गुस्से से लाल और हैंडसम चेहरा देखकर वीरा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ भी कहो, बंदा है बड़ा हैंडसम। वीरा अपने कदम वंश की तरफ बढ़ा रही थी। वही वीरा को अपनी तरफ आता देख वंश ने मन ही मन कहा, कहीं ये चुड़ैल और कुछ तो नहीं करना चाहती। तभी उसके पास अचानक से वीरा आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि बंद कुछ सोचता भी रानी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसे हो हैंडसम, क्या मुझे भूल गए? उसने काफी सेडिक्टिव तरीके से कहा। वंश ने अपना थूक भटकते हुए गुजरात की तरफ देखते हुए कहा, देखो मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मुझे तो करनी है, तुम हो ही इतने हैंडसम कि तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता। तुम नहीं जानते, जब से तुम्हें देखा है दिल में उथल पुथल मच गए हैं और दिल अब सिर्फ तुम्हें देखने को चाहता है। देखो, आज मेरे दिल की मुराद भी पूरी हो गई। तुम मेरे सामने खड़े हो, क्या खाकर पैदा किया था तुम्हारी मम्मी ने जो इतने
हॉट बंदे पैदा हो गए तुम, वंश ने गुस्से से कहा। कितनी बेशरम हो तुम, वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह तो मुझे पता है, पर तुम कितने शर्मीले हो, दिल करता है तुम्हें कच्चा खा जाओ, वह भी बिना नमक लगाकर। वीरा की बात सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, बेशर्म लड़की, जाओ यहाँ से, शर्म नहीं आती एक शरीफ घर के लड़की के साथ इस तरह की बातें कर रही हो। वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सामने तुम जैसा हैंडसम बंदा हो तो किसी की भी नियत बिगड़ जाए, फिर तो मैं पहले से ही बिगड़ी हुई हूँ तुम्हारे हिसाब से, तो फिर मैं गलत क्या कर रही हूँ, वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय गाइस, कैसी हो आप, उम्मीद है अच्छे होंगे। हाय गाइस, कैसी हो आप, उम्मीद है अच्छे होंगे। हाय गाइस, कैसी हो आप, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वीरा को देखकर वंश जो कॉफी पी रहा था उसकी सारी कॉफी अचानक से मुंह से बाहर आ गई। वहीं वीरा मुस्कुराते हुए वंश को देख रही थी। वंश ने मन ही मन कहा, ये डायन यहाँ पर क्या कर रही है। इससे पहले कि वो और कुछ सोचता, वीरा अदास से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था। सिंपल कपड़ों में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए भी उसकी खूबसूरती में खो गया, पर दूसरे ही पर यह याद आते हैं कि इस लड़की ने उसके साथ क्या किया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं उसका गुस्से से लाल और हैंडसम चेहरा देखकर वीरा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ भी कहो, बंदा है बड़ा हैंडसम। वीरा अपने कदम वंश की तरफ बढ़ा रही थी। वही वीरा को अपनी तरफ आता देख वंश ने मन ही मन कहा, कहीं ये चुड़ैल और कुछ तो नहीं करना चाहती। तभी उसके पास अचानक से वीरा आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि बंद कुछ सोचता भी रानी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसे हो हैंडसम, क्या मुझे भूल गए। उसने काफी सेडिक्टिव तरीके से कहा। वंश ने अपना थूक भटकते हुए गुजरात की तरफ देखते हुए कहा, देखो मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मुझे तो करनी है, तुम हो ही इतने हैंडसम कि तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता। तुम नहीं जानते, जब से तुम्हें देखा है दिल में उथल पुथल मच गए हैं और दिल अब सिर्फ तुम्हें देखने को चाहता है। देखो आज मेरे दिल की मुराद भी पूरी हो गई। तुम मेरे सामने खड़े हो, क्या खाकर पैदा किया था तुम्हारी मम्मी ने जो इतने हॉट बंदे पैदा हो गए तुम, वंश ने गुस्से से कहा। कितनी बेशरम हो तुम, वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह तो मुझे पता है, पर तुम कितने शर्मीले हो, दिल करता है तुम्हें कच्चा खा जाओ, वह भी बिना नमक लगाकर। वीरा की बात सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, बेशर्म लड़की, जाओ यहाँ से, शर्म नहीं आती एक शरीफ घर के लड़की के साथ इस तरह की बातें कर रही हो। वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सामने तुम जैसा हैंडसम बंदा हो तो किसी की भी नियत बिगड़ जाए, फिर तो मैं पहले से ही बिगड़ी हुई हूँ तुम्हारे हिसाब से, तो फिर मैं गलत क्या कर रही हूँ, वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय गाइस, कैसी हो आप, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वीरा को देखकर वंश जो कॉफी पी रहा था उसकी सारी कॉफी अचानक से मुंह से बाहर आ गई। वहीं वीरा मुस्कुराते हुए वंश को देख रही थी। वंश ने मन ही मन कहा, ये डायन यहाँ पर क्या कर रही है। इससे पहले कि वो और कुछ सोचता, वीरा अदास से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था। सिंपल कपड़ों में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए भी उसकी खूबसूरती में खो गया, पर दूसरे ही पर यह याद आते हैं कि इस लड़की ने उसके साथ क्या किया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं उसका गुस्से से लाल और हैंडसम चेहरा देखकर वीरा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ भी कहो, बंदा है बड़ा हैंडसम। वीरा अपने कदम वंश की तरफ बढ़ा रही थी। वही वीरा को अपनी तरफ आता देख वंश ने मन ही मन कहा, कहीं ये चुड़ैल और कुछ तो नहीं करना चाहती। तभी उसके पास अचानक से वीरा आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि बंद कुछ सोचता भी रानी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसे हो हैंडसम, क्या मुझे भूल गए।
उसने काफी सेडिक्टिव तरीके से कहा। वंश ने अपना थूक भटकते हुए गुजरात की तरफ देखते हुए कहा, देखो मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मुझे तो करनी है, तुम हो ही इतने हैंडसम कि तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता। तुम नहीं जानते, जब से तुम्हें देखा है दिल में उथल पुथल मच गए हैं और दिल अब सिर्फ तुम्हें देखने को चाहता है। देखो, आज मेरे दिल की मुराद भी पूरी हो गई। तुम मेरे सामने खड़े हो, क्या खाकर पैदा किया था तुम्हारी मम्मी ने जो इतने हॉट बंदे पैदा हो गए तुम। वंश ने गुस्से से कहा, कितनी बेशरम हो तुम। वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो मुझे पता है, पर तुम कितने शर्मीले हो, दिल करता है तुम्हें कच्चा खा जाओ, वह भी बिना नमक लगाकर। वीरा की बात सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, बेशर्म लड़की, जाओ यहाँ से, शर्म नहीं आती एक शरीफ घर के लड़की के साथ इस तरह की बातें कर रही हो। वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सामने तुम जैसा हैंडसम बंदा हो तो किसी की भी नियत बिगड़ जाए, फिर तो मैं पहले से ही बिगड़ी हुई हूँ तुम्हारे हिसाब से, तो फिर मैं गलत क्या कर रही हूँ। वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वही वीरा की बातें सुनकर उसे शायद में शर्म आ रही थी, क्योंकि बचपन से ही वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ और बहनों के साथ रहा था, जिस वजह से लड़कियों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए इस बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं थी। उसकी बात सुनकर वंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वही वीरा की बातें सुनकर उसे शायद में शर्म आ रही थी, क्योंकि बचपन से ही वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ और बहनों के साथ रहा था, जिस वजह से लड़कियों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए इस बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं थी। और वीरा खुलेआम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। उसने गुस्से का दिखावा करते हुए कहा, देखो तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बेवजह बहस करके यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना। वीरा ने मुस्कुराते हुए अपने कदम उसके और करीब बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे साथ तमाशा करना ही कौन चाहता है, मैं तो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, समझ नहीं आता क्या। वंश ने गुस्से से कहा, देखो मुझे ना तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना है ना ही कोई तमाशा, इसलिए तुम अब जहाँ से आई हो बाहर निकलो। वीरा ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे घर का रास्ता तो तुम्हारे दिल में है, क्या मैं तुम्हारे दिल के अंदर आ जाओ। वंश ने गुस्से से कहा, कितनी बेशरम हो तुम। वीरा ने कहा, चलो एक कमरा बुक करो फिर बताती। उसकी बात सुनकर वंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वही वीरा की बातें सुनकर उसे शायद में शर्म आ रही थी, क्योंकि बचपन से ही वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ और बहनों के साथ रहा था, जिस वजह से लड़कियों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए इस बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं थी। और वीरा खुलेआम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। उसने गुस्से का दिखावा करते हुए कहा, देखो तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बेवजह बहस करके यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना। वीरा ने मुस्कुराते हुए अपने कदम उसके और करीब बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे साथ तमाशा करना ही कौन चाहता है, मैं तो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, समझ नहीं आता क्या। वंश ने गुस्से से कहा, देखो मुझे ना तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना है ना ही कोई तमाशा, इसलिए तुम अब जहां से आई हो बाहर निकलो। वीरा ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे घर का रास्ता तो तुम्हारे दिल में है, क्या मैं तुम्हारे दिल के अंदर आ जाओ। वंश ने गुस्से से कहा, कितनी बेशरम हो तुम। वीरा ने कहा, चलो एक कमरा बुक करो फिर बताती हूँ कितनी बेशरम हूँ। वंश ने भी राखी बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब उसका चेहरा गुलाबी हो गया था, जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम और प्यारा लग रहा था। वंश के शर्माते हुए चेहरे को देखकर भी राखी हंसी छूट रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसने आगे बढ़कर अचानक से वंश को कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचा। वंश के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह वीरा के पास खींचा चला गया। इससे पहले कि वह कुछ करता है या कहता, वीरा ने अपने होंठ उसके होंठों पर रखे और उसे प्यार से किस करने लगे। 440 वोल्ट का झटका ही लग गया था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ। वही उस कॉफी शॉप में मौजूद हर एक इंसान उन दोनों को ही देख रहा था। कुछ उन दोनों को देखकर सीटी बजा रहे थे तो कुछ लोग उन दोनों को देखकर बेशर्म कह रहे थे। वही वंश किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ा था और वीरा बहुत प्यार से उसे किस कर रही थी। वंश भी मदहोश हो रहा था पर वह उसे खुद किस नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ उसके नाजुक और नर्म होठों को अपने होठों पर महसूस कर रहा था। हाय गाइस, कैसी हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वीरा को देखकर वंश जो कॉफी पी रहा था उसकी सारी कॉफी अचानक से मुंह से बाहर आ गई। वहीं वीरा मुस्कुराते हुए वंश को देख रही थी। वंश ने मन ही मन कहा, ये डायन यहाँ पर क्या कर रही है? इससे पहले कि वह और कुछ सोचता वीरा अदा से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था। सिंपल कपड़ों में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए भी उसकी खूबसूरती में खो गया पर दूसरे ही पर यह याद आते हैं कि इस लड़की ने उसके साथ क्या किया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं उसका गुस्से से लाल और हैंडसम चेहरा देखकर वीरा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ भी कहो, बंदा है बड़ा हैंडसम। वीरा अपने कदम वंश की तरफ बढ़ा रही थी। वही वीरा को अपनी तरफ आता देख वंश ने मन ही मन कहा, कहीं ये चुड़ैल और कुछ तो नहीं करना चाहती। तभी उसके पास अचानक से वीरा आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि बंद कुछ सोचता भी रानी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसे हो हैंडसम, क्या मुझे भूल गए? उसने काफी सेडिक्टिव तरीके से कहा। वंश ने अपना थूक भटकते हुए गुजरात की तरफ देखते हुए कहा, देखो मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मुझे तो करनी है, तुम हो ही इतने हैंडसम कि तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता। तुम नहीं जानते, जब से तुम्हें देखा है दिल में उथल पुथल मच गए हैं और दिल अब सिर्फ तुम्हें देखने को चाहता है। देखो आज मेरे दिल की मुराद भी पूरी हो गई। तुम मेरे सामने खड़े हो, क्या खाकर पैदा किया था तुम्हारी मम्मी ने जो इतने हॉट बंदे पैदा हो गए तुम? वंश ने गुस्से से कहा, कितनी बेशरम हो तुम? वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो मुझे पता है, पर तुम कितने शर्मीले हो, दिल करता है तुम्हें कच्चा खा जाओ, वह भी बिना नमक लगाकर। वीरा की बात सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, बेशर्म लड़की, जाओ यहाँ से, शर्म नहीं आती एक शरीफ घर के लड़की के साथ इस तरह की बातें कर रही हो? वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सामने तुम जैसा हैंडसम बंदा हो तो किसी की भी नीयत बिगड़ जाए, फिर तो मैं पहले से ही बिगड़ी हुई हूँ तुम्हारे हिसाब से, तो फिर मैं गलत क्या कर रही हूँ? वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वही वीरा की बातें सुनकर उसे शायद में शर्म आ रही थी, क्योंकि बचपन से ही वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ और बहनों के साथ रहा था, जिस वजह से लड़कियों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए इस बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं थी। और वीरा खुलेआम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। उसने गुस्से का दिखावा करते हुए कहा, देखो तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बेवजह बहस करके पर कोई तमाशा नहीं करना। वीरा ने मुस्कुराते हुए अपने कदम उसके और करीब बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे साथ तमाशा करना ही कौन चाहता है? मैं तो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, समझ नहीं आता क्या? वंश ने गुस्से से कहा, देखो मुझे ना तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना है ना ही कोई तमाशा, इसलिए तुम अब जहाँ से आई हो बाहर निकलो। वीरा ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे घर का रास्ता तो तुम्हारे दिल में है, क्या मैं तुम्हारे दिल के अंदर आ जाओ? वंश ने गुस्से से कहा, कितनी बेशरम हो तुम? वीरा ने कहा, चलो एक कमरा बुक करो फिर बताती। कुछ देर बाद जब वंश को एहसास हुआ कि वीरा क्या कर रही है, तब उसने झटके से वीरा को खुद से अलग किया और गुस्से से उसे घूरने लगा। वही भी राखी चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वंश का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसने नजर इधर उधर घुमा कर देखा तो सभी लोग उन दोनों को ही घूर रहे थे।
वंश एक नजर वीरा को घूर के देखा और कहा, देखो अब ये सब हरकतें करना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं एक शरीफ घर का शरीफ लड़का हूँ। वीरा ने वंश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं अभी शरीफ हूँ पर क्या करूँ, तुम हो ही इतने हैंडसम की बिगड़ गई। वीरा की बात सुनकर ना चाहते हुए भी वंश के गाल लाल हो रहे थे। पहली बार कोई लड़की सामने से उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, वरना बचपन से वह लड़कियों से दूर ही रहा था। उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और चारों तरफ देखा, सब उसे ही देख रहे थे। उसने गुस्से से वीरा को गोरा और वहां से 100 की स्पीड से भाग गया। वहीं उसे इस तरह से भागता देखकर वीरा जोर जोर से हंसने लगी। तभी पीछे से किसी ने वीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या था ये सब। उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे साक्षी गुस्से से अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए उसे ही देख रही थी। वीरा ने छोटे बच्चे की तरह चेहरा झुकाते हैं कहा, कुछ नहीं दीदी, मैं बस मजाक कर रही थी। साक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत ही ज्यादा बुरा मजाक था, और तुम इस तरह से किसी को कैसे परेशान कर सकती हो। साक्षी की बात सुनकर वीरा ने कहा, मैंने परेशान नहीं किया। वीरा की बात पर साक्षी ने कहा, तो जो तुम थोड़ी देर पहले कर रही थी उसे परेशान करना नहीं कहते। वीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, उसे परेशान करना थोड़ी कहते हैं, उसे तू कहते हैं खुलेआम फ्लर्ट करना। यार कितना क्यूट है वह, कितना शर्म आ रहा था। मेरी बातें सुनकर मुझे पूरा यकीन है अभी तक तो उसने कभी किसी लड़की से ठीक से बात भी नहीं की होगी, वरना वह इतना नहीं शर्माता। वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा और वंश को याद करने लगी। उसे वंश पहली ही नजर में पसंद आ गया था, खास करके उसका लड़कियों की तरह शर्माना। वीरा हमेशा से बोल्ड और शैतान लड़की थी। वीरा ही नहीं बल्कि वीरा, रिद्धि, सिद्धि तीनों काफी शैतान थी। उनके घर में सिर्फ साक्षी ही शांति थी जो इन तीनों शैतानों को संभालती थी। परिवार में भी साक्षी के बिना इजाजत के इन तीनों को कहीं नहीं जाने दिया जाता था। साक्षी करती थी जो कि अपने चाचा चाची और मम्मी पापा को राजी कर सकती थी किसी भी बात के लिए, क्योंकि वह लोग जानते थे साक्षी काफी समझदार हैं, और अगर साक्षी ने किसी चीज के लिए इन तीनों को इजाजत दी है तो कुछ सोच समझकर ही दी होगी। साक्षी पर इन तीनों की जिम्मेदारी थी, जिस वजह से वह हमेशा सतर्क रहती थी। आखिर एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहनों को प्रोटेक्ट करती है। तभी वहां पर उन्हें रिद्धि की आवाज सुनाई दी। दोनों ने पलट कर देखा था, रिद्धि बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उन्हीं की तरफ आ रही थी। रिद्धि को देखकर वीरा ने कहा, क्या हुआ तुझे। रिद्धि ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ वीरा के दोनों कंधे पकड़े और उसे हिलाते हुए कहा, अरे मैं अपने क्यूटी पाई से मिली थी। वीरा ने कहा, कौन क्यूटी पाई। रिद्धि ने वीरा को घूरते हुए कहा, अरे वही जो उस दिन क्लब से मेरे कमरे से भागा था। यार वह यही है, इसी मॉल में, और अभी अभी मुझसे शर्मा कर भाग गया। यार वह इसी मोबाइल में है। वीरा ने कहा, मुझे पता है। वीरा की बात पर रिद्धि ने भी रखो घूरते हुए कहा, मतलब तूने भी मेरे क्यूटी पाई पर नजर डाली हुई है। वीरा ने रिद्धि को घूरते हुए कहा, वही नहीं, मेरा वाला भी इधर ही है। वीरा की बात पर पीछे से आ रही सिद्धि ने कहा, मतलब मेरा वाला भी इधर ही होगा। उन तीनों की बात सुनकर साक्षी ने गुस्से से तीनों की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या लगा रखा है तुम तीनों ने, तुम्हारा कोई नहीं है। बेवकूफ लड़कियों, बेवजह तुम शरीफ लड़कों को परेशान कर रही हो। अगर वह अपने पर आ गए ना तो तुम ही कहोगी कि वह लड़कियों की इज्जत नहीं करते। जितनी इज्जत लड़कियों को देनी चाहिए उतनी ही लड़कों को भी देनी चाहिए। वीरा की बात सुनकर तीनों ने एक साथ अपने दोनों हाथ जोड़कर साक्षी से कहा, हे माते, आप जो कह रही हैं हम करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, पर आप हमेशा ना कीजिए। उन तीनों की बात सुनकर साक्षी तीनों को घूरने लगी। साक्षी ने कहा, तुम तीनों दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। अब अगर तुम तीनों ने कोई कांड किया तो घर पर तुम लोगों की इस बार कंप्लेंट जाकर ही रहेगी। उसके बाद सोच लो तुम तीनों का क्या होगा। मैं तो पापा से कह दूंगी इन तीनों की शादी करवा दो। और तुम जानते हो ना, और तुम जानती हो ना, पापा मेरी बात नहीं टालते।
साक्षी की बात पर तीनों का चेहरा रोने जैसा हो गया। तीनों ने एक साथ कहा, हम कोई शैतानी नहीं करेंगे दीदी, प्लीज घर पर इस तरह की बात मत कहो, वरना आपके एक बार कहने पर भी ही वो लोग हमारे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देंगे। और अभी तो हमें जीना है, अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, शादी कहाँ से करेंगे। साक्षी ने कहा, तो इसलिए सुधर जाओ वरना तुम लोगों की शादी में जबरदस्ती करवा दूंगी, वह भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, इसलिए आप किसी को परेशान करना बंद कर दो। तीनों ने अपना सर हिलाया और मुंह लटका आते हुए साक्षी के साथ बाहर निकल गई थी। वही सेकंड फ्लोर से आदित्य, अंश और वंश उन चारों को ही देख रहे थे। वंश और आदित्य तो अपनी वालियों से मिल गए थे पर आज नहीं मिल पाया था, पर सिद्धि को देखकर उसे उस दिन की किस याद आ रही थी। बाकी दोनों का भी वही हाल था, बस वह लोग मानना नहीं चाहते थे। तीनों के दिल में अपनी वाली को देखकर उथल पुथल मची हुई थी। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी इन तीनों चुड़ैलों के बारे में सोचना बंद करके हम तीनों भाई मिलकर पार्टी करते हैं। और वंश ने भी इस बार आदित्य की बात पर हामी भरी, क्योंकि वह भी उन तीनों को याद नहीं करना चाहते थे, इसलिए तीनों सीधा बाहर से क्लब के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। उसमें से एक 21 साल का जवान लड़का बाहर निकला। उसका रंग गोरा था, वह कोई फॉरेनर्स लग रहा था। उसके आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स मौजूद थे, दिखने में भी वो काफी हैंडसम था। बस फर्क इतना था कि उसके दाहिने हाथ में उसने ग्लव्स पहने हुए थे, शायद उसके हाथ में कोई चोट थी। वह लड़का जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा, उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। उसने एयरपोर्ट को देखते हुए अपने गॉगल्स निकालते हुए कहा, मैं आ गया हूँ अरमान राठौड़, तुम्हारी जिंदगी में तूफान बनकर एक एक हिसाब लूंगा तुमसे। जो कुछ भी तुमने मुझसे जीन मेरे साथ किया उस सब का हिसाब लूंगा। तभी पीछे से एक खूबसूरत लड़की उतरी, उसकी उम्र भी यही कुछ उस लड़के के आसपास या फिर उससे 1-2 साल ज्यादा होगी। उस लड़की ने पीछे से उस लड़के को गले लगाते हुए कहा, बहुत नफरत है ना अरमान राठौर से। उस लड़के ने गुस्से से उस लड़की को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, पसंद नहीं मुझे तुम्हारा खुद के करीब आना, क्योंकि तुम उस लायक नहीं कि तुम मुझे जू सको। उस लड़की ने गुस्से से उस लड़के को घूरते हुए कहा, भूलो मत हमारे प्लान में जितने इम्पोर्टेंट तुम हो उतनी ही इम्पोर्टेंट मैं हूं, तो फिर तुम इस तरह से मुझे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। उस लड़के ने गुस्से से उस लड़की को देखते हुए कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुम मुझे नहीं बताओगी, तुम बस एक प्यादा हो जो कि मेरे मकसद में काम आओगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई और यह काम नहीं कर सकता तो तुम गलत हो। अगर तुम्हें अभी भी खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है तो तुम जा सकती हो, तुम्हारी तरह और कई मिल जाएंगी मुझे। उस लड़के की बात सुनकर उसके सामने खड़ी फॉरेनर्स लड़की ने घबराते हुए नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे तुम तो बुरा मान गए, तुम्हारे बिना मेरा क्या ही हो सकता है, मैं तो तुम्हारे पैरों के धूल बराबर भी नहीं हूँ। उस लड़की की बात सुनकर उस लड़के ने हंसते हुए कहा, अब समझ आई तुम्हें अपनी असली औकात, तो अपनी यह जबान खोलने से पहले 1000 बार सोच लेना कि तुम्हारे सामने कौन है। इतना कहकर वह एटीट्यूड से आगे चलने लगा। वही उस लड़की का चेहरा देखने लायक हो गया था, पर इस वक्त उसके पास उस आदमी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें कई सारे बॉडीगार्ड्स ने पीछे से कवर कर लिया। कुछ देर बाद वह लड़का और लड़की एक बड़ी सी लव जूलियस कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। उस लड़की ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें यकीन है कि अरमान को हमारे आने के बारे में खबर नहीं होगी। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, उससे कुछ भी छुपाना नामुमकिन है, उसे पता चल गया होगा अभी तक कि हम लोग इंडिया आ चुके हैं। उस लड़के की बात पर उस लड़की ने चिंता करते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है वह चुपचाप बैठेगा? उस लड़के ने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वह चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जान में मेरी जान बसती है, जिसे अब मैं उसे जीना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरी जान के हाथों से मुझे ये
जख्म दिए थे, इतना कहकर उसने अपने हाथ में पहना ब्लाउज निकाल दिया। उसके दाहिने हाथ के उंगलियों में काले कलर के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेरहमी से उन पर चाकू से वार किया था। सालों पहले उस लड़के ने उन निशान पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है, अरमान की वजह से मेरी जान ने ये निशान मुझे दिए थे। अगर यह उसने खुद दिए होते तो मैं इन्हें खुशी खुशी अपना था, पर यह उस दर्द की निशानी है जो उसने मुझे दी थी। हर एक चीज का बदला लूंगा, अरमान से उसे इतना तड़पाऊंगा कि वह पछताएगा कि क्यों उसने मेरे साथ वह सब किया था। उस लड़के की बात सुनकर उस फॉरेनर्स लड़की ने भी नफरत भरी आवाज में कहा, और उसने तो मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया था, सिर्फ प्यार किया था उससे, पर बदले में उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस लड़की की बात सुनकर उस लड़के ने हंसते हुए कहा, तो ऐसे ही लायक थी मोना कहूँ या जेसिका। उस लड़के के मुंह से अपना असली नाम सुनकर उस लड़की ने उस लड़के को घूरते हुए कहा, मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मुझे नफरत है, क्योंकि अरमान ने जेसिका को 6 साल पहले ही खत्म कर दिया था। अब मैं सिर्फ मोना हूँ, मोना जो कि अरमान राठौड़ की बर्बादी देखना चाहती है। अपनी आंखों से उसने मुझे रिजेक्ट किया था। ना एक दिन वह खुद मेरे बिस्तर पर होगा अपनी मर्जी से। जेसिका यानी कि मोना की बात सुनकर उस लड़के ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो उसने ये सब किया था, पर जो मेरे साथ किया था, गलती क्या थी मेरी? कुछ नहीं, सिर्फ उसने अपनी जलन और अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में मेरा करियर बर्बाद कर दिया, मेरा बचपन बर्बाद कर दिया, जिसका बदला मैं उससे लेकर रहूंगा। कुछ देर बाद दोनों मुंबई के सबसे लग्जरियस होटल में पहुंच गए। वह लड़का सीधा अपने प्रेसिडेंशियल सूट में चला गया और मोना भी अपने प्रेसिडेंट सूट में चली गई। दूसरी तरफ एक्सेल कॉलेज में सुकुन, आरजू, दिव्या तीनों कॉलेज पहुंच चुकी थी। आज कॉलेज में ज्यादा चहल पहल नजर आ रखी थी। सुकून ने मुंह बनाते हुए कहा, इतनी ज्यादा चहल पहल क्यों है? आरजू जो कि वड़ा पाव खा रही थी, उसने मुंह में वड़ा पाव का बड़ा सा बाइट लेकर चबाते हुए कहा, शायद किसी को प्रपोज करना होगा। तुम्हें तो पता है ना, हमारे कॉलेज में टीचर लोग भी इन सब को कुछ नहीं कहते, क्योंकि वह जानते हैं हम सब अमीर घर से आते हैं। कर रहा होगा कोई अमीरजादा किसी को प्रपोज? आरजू ने बेफिक्री से बड़ा पाव खाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सुकून ने सरीला दिया, क्योंकि एक्सेल कॉलेज में ये सब आम बात थी। टीचर की तरफ से भी स्टूडेंट को खुलेआम इस तरह से प्रपोज करने की परमिशन थी, क्योंकि यह कॉलेज काफी बड़ा और रिपोर्टेड था और यहाँ पढ़ने वाले सभी अमीरों के ही बच्चे होते थे। इस वजह से टीचर भी उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी। इसलिए आखिर में थक हार कर टीचर ने उन लोगों को इन सब के लिए परमिशन दे दी, जिस वजह से भी एक्सेल कॉलेज बाकी कॉलेज की तरह नहीं था और अलग था। वही एक कोने में खड़ा होकर अर्जुन मुस्कुराते हुए सुकून, आरजू और दिव्या जहां से आ रहे थे उसी तरफ देख रहा था। उसके कंधे पर मानिक ने हाथ रखते हुए कहा, तूने डिसाइड कर लिया है ना कि तू उसे प्रपोज कर रहा है? मानिक की बात पर अर्जुन ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे हाँ, मुझे पता है कि मैं अभी उसे पसंद हूँ, पर इतनी बार जब भी मैंने मजाक में उसे प्रपोज किया है, उसने मुझे काफी बार मारा है, पर कभी बात करनी बंद नहीं की। और अब मैं और ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आरव की तरह मेरा भी पत्ता कट जाए, इसलिए अब मैं अपनी फीलिंग्स आरजू के सामने एक्सप्रेस कर दूंगा। अर्जुन मानिक और आरव को अभी तक कार्तिक और आहिल के बारे में नहीं पता था, जिस वजह से उनके हिसाब से सुकून के अलावा अर्जुन किसी को कमिटेड नहीं समझता था। उसके हिसाब से दिव्या और आरजू दोनों अभी सिंगल थी, तो उसका और मानिक का पूरा चांस था। मानिक भी अब उन दोनों के कहने पर दिव्या पर ध्यान लगाने लगा था और धीरे धीरे वह भी दिव्या की तरफ खुद को झुकने से नहीं रोक पा रहा था, पर उसकी फीलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वह उसे प्रपोज कर सके, इसलिए वह अभी दिव्या को प्रपोज नहीं करना चाहता था। वही अर्जुन ने पक्का इरादा कर लिया था कि आज वह आरजू को प्रपोज कर ही रहेगा।
आरजू, दिव्या और सुकून जैसे जैसे अंदर आए रही थी उन्हें जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। आरजू ने मुंह बनाते हुए कहा, ये किस नमूने की हरकत है, अगर प्रपोज करना ही था तो कहीं और कर दे, इस तरह से बीच कॉलेज में इस तरह की सजावट करने की क्या जरूरत थी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बारात आने वाली हो। आरजू की बात सुनकर सुकून हंसने लगी, वही दिव्या ने भी हंसते हुए कहा, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, वैसे कौन होगा आशिक आवारा जो करेगा आज अपना दिल बेचारा। आरजू ने वड़ा पाव का आखिरी बाइट लेते हुए कहा, चलो कोई भी हो पर अब हमें देखना है कि वो लड़की हाँ कहेगी या ना, मेरा तो दिल एक्साइटेड हो रहा है, अगर उस लड़की ने उस लड़के को थप्पड़ लगा दी तो। दिव्या ने कहा, पर इतनी तैयारियां देखकर मुझे नहीं लगता लड़की मना करेगी। आरजू और दिव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहाँ देखते हैं, वही सुकून खुशी से चारों तरफ देख रही थी। पूरे कैंपस को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। आरजू ने कहा, चलो पहले क्लास में चलकर बैग रख कर हैं इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गई। तभी अचानक से उसके ऊपर फूल गिरने लगे। उसने ऊपर देखा तो ऊपर कई सारे ड्रोन थे और उनमें से गुलाब की पंखुड़ियां आरजू के ऊपर गिर रही थी। सुकून और दिव्या भी हैरानी से ये सब देख रही थी। तभी अर्जुन अपने हाथ में बड़ा सर उसका भूखी लेकर घुटनों के सामने आरजू के सामने बैठ गया। आरजू जो है रानी से अपने ऊपर गिर रही गुलाब की पंखुड़ियों को देख रही थी। अर्जुन की हरकत देखकर उसने गुस्से से कहा, ये सब क्या है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो तुम सोच रही हो। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।